हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। तो एनी मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर या फिर फिक्स टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद अगर कोई मोशन खुद को रिपीट कर रहा है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ हर 365 डेज के बाद खुद का मोशन रिपीट करती है तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सेकेंड इज टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी मोशन इन विच पार्टिकल ट्रेवल्स या फिर covers its path in opposite direction at regular intervals। क्या मतलब है? जैसे पेंडुलम के एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये एक हमारी पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम क्या कर रही है? देखो, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर वापस मीन से आएगी, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन से। तो इस तरीके से इसने क्या करा? बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेगुलर इंटरवल में ऐसा करती रहती है, तो इसको टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम एसएचएम से। तो एसएचएम को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। हम आंखों से देख के नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर मोशन एसएचएम है या नहीं है, तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? कंडीशंस क्या है एसएचएम की? तो ये पहला कि वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ जैसा मोशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो उसमें एक्सेलरेशन है उस एसएचएम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए, या फिर जो उसकी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होनी चाहिए। एक्स क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन क्या होती है अभी आगे समझाऊंगी। अब इतना समझो कि एसएचएम होने के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो पीरियोडिक मोशन है उसका स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन, एंड ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है एसएचएम। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती है। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। समझ ही गए होंगे कि पीरियोडिक एक बड़ी ब्रांच है, उसकी छोटी ब्रांच कौन है? ऑसिलेटरी। तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, बट फिर जितने भी पीरियोडिक मोशन सब ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, अदर टाइप ऑफ मोशंस भी होते हैं। अब आते हैं एसएचएम। अब एसएचएम को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बोलते? सिंपल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया एसएचएम होने के लिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 होती है, तो यही होती है कंडीशन ऑफ एसएचएम की एक्स की पावर 1 होगी, तभी हम उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एक्स की पावर 2 हो जाती है तो फिर वो एसएचएम नहीं होता। 2, 3, 4, 5 जितनी उतनी अगर हो जाती है तो एसएचएम नहीं होता। एक्स की पावर 1 होना मैंडेटरी होता है, तभी हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम। तो कौन सी इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है? अब मैंने बताया कि एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, ये होनी जरूरी है। तो देखो पहले में क्या कहीं भी माइनस ऑफ एक्स है? बिल्कुल नहीं है। ये तो एसएचएम है ही नहीं क्योंकि एक्स की पावर क्यूब में आ गई। ये बिल्कुल नहीं है। ये वाली नहीं, एक्स जो है देखो पॉजिटिव में है। इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली इसको उधर साइड लेके जा सकती हूँ, और जब ये प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा। और ये के क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या दिख रहा है? ये चीज होती हुई। तो क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है? ये इसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। तो याद रखना वो सिर्फ पीरियोडिक मोशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन सर्कुलर मोशन को याद रखना कि वो हमारा नन ऑफ द अबव है। वो कोई भी एक रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहा है, इसीलिए वो नन ऑफ द अबव है। उसमें टाइम वेरिएबल है। हमें पीरियोडिक ऑसिलेटरी एसएचएम के लिए टाइम क्या चाहिए होता है? फिक्स्ड या रेगुलर चाहिए होता है। अब मैंने आपको बताई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हमारी एसएचएम की कंडीशन है। एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर ऐसी पोजीशन जहाँ पे जो नेट फोर्स होती है वो हमारी 0 होती है। ए क्या था? एक्सीलरेशन। और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है आइए समझते हैं। देखो जैसे ये एक पेंडुलम है, ये अपनी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन मतलब वो उसकी मेन पोजीशन है जहाँ पे वो नेट फोर्स 0 है। वो ऑब्जेक्ट वहां से हिल नहीं रहा है, वो एकदम शांति से रेस्ट में बैठा हुआ है। उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। जहाँ पे वो स्टेबल है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेबल है, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जैसे हमारी मीन पोजीशन हमारा घर होता है, वहां जाके हम स्टेबल होते हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हमने धक्का दिया, ये मूव करना शुरू किया, मूव करके कहाँ पहुंचा? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे मतलब ये इसकी लास्ट पोजीशन है, इसके बाद ये और आगे नहीं जा सकता। अब ये क्या करेगा? वापस आएगा। वापस कैसे आता है? कोई फोर्स है जो इधर से उसको धक्का दे रही है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से समझ आ रहा होगा। रीस्टोरिंग क्या रिस्टोर कर रही है? ये इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर रही है। एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर एक फोर्स लगी, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस लेकर आती है। तो आपको एक चीज तो क्लियरली दिख रही होगी कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, बट रिस्टोरिंग फोर्स धक्का किस डायरेक्शन में दे रही है? इस डायरेक्शन में। तो आपको दिख रहा है कि एक्स एंड जो एफ है वो दोनों कैसे काम कर रहे हैं? एक दूसरे से ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि एक दूसरे से उल्टा चल रहे हैं। जब भी हम एक दूसरे से उल्टा चलते हैं तो नेगेटिव सिंबल आता है। ये कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो कभी भी पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर चलता है तो हमारे पास वेलोसिटी या मोशन से एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स
बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको रटना मत प्लीज, आगे बहुत काम आएगी ये, बट अगर तुम रटोगे तो बार बार भूल जाओगे, तो इसको समझना। देखो जब भी मीन पोजीशन होती है, मैंने बताया मीन पोजीशन क्या पोजीशन होती है, जहाँ पे पार्टिकल स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब नेट फोर्स जीरो। अब तुम्हें पता फोर्स और एक्सेलरेशन रिलेटेड होते हैं, एक्सेलरेशन भी जीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचा, ठीक है, एक्सट्रीम पे। अब ये पार्टिकल जो है, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है एक्सट्रीम पे आके, अगर इसके पास और वेलोसिटी होती तो ये और आगे जाता, बट ये आगे नहीं गया। ये क्या करना है, यहाँ से वापस आना शुरू करता है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम। सेम इस एक्सट्रीम पे भी यही होगा सिमिलर, कि यहाँ पे अब ये पार्टिकल रुक जाता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वापस आना शुरू करता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, कहाँ पे, एट एक्सट्रीम। अब एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वॉल। किस टाइप का मोशन है ये, आपको ये याद रखना, ये ऑसिलेटरी मोशन है। एसएचएम नहीं है ये क्या, कौन सा मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन। तो हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, एक सबसे कॉमन वाली इक्वेशन, वो कौन सी होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, की पार्टिकल का डिस्प्लेस किया उसकी मीन पोजीशन से। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आगे बताऊंगी क्या होता है, एंड ओमेगा टी क्या होता है, फेज, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अब इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं कि क्या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एसएचएम है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें देता है वेलोसिटी। इसके लिए बेसिक डिफरेंशिएशन आना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद साइन थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोस थीटा। तो सिमिलर यहाँ पे हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया, कोस ए क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वही होता है। फिर ओमेगा टी, तो आपको पता है जब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अब सिंपल ही समझ लो, अगर आपको डिफरेंशिएशन बेसिक लेवल का आता है, जब भी ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओमेगा टी लिखा, फिर एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया, y का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट थी उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाली। समझना कि जो वेलोसिटी है अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करो, याद रखना कि कोस का अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करते तो हमें माइनस साइन मिलता है, ए तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे लिखो। फिर उसके बाद हमारी कोस का डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, साइन मिला। ओमेगा टी को ओमेगा लिखा, एक ये ओमेगा था इसको मैंने आगे लिख दिया। फिर उसके बाद ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस पूरे को हमें ये क्या बना माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर इस ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूं तो क्या हमारा स्टार्टिंग में ए साइन ओमेगा टी वाई था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या इसको इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसमें आपको ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, तो ये प्रूव्ड, ये एसएचएम है। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में काम आएगा, तो ये डिफरेंशिएशन सीख लो, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा मैंने कैसे किया है। बस इतना याद रखना कि साइन का डिफरेंशिएशन है वो कोस होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और अगर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है ओमेगा टी के साथ, और अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं वही कांस्टेंट आता है, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये चीजें इसमें याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। अब व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, या एक मोशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पे आया, मीन से फिर वापस दूसरे वाले एक्सट्रीम पे गया, एंड उधर से वापस मीन पे आया, तो इसको हमने क्या बोला, इसने एक मोशन या एक साइकिल खत्म कर लिया है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो ये मत बोलना कि सिर्फ मीन पोजीशन पे गया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पे आया तो एक साइकिल खत्म हुई, नहीं, फिर वापस से लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस से मीन पे आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एक ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से इतनी दूर जाके रुका है फिर वापस आना शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट करते हैं हम इसको, 2πf होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको पता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी को 1 बाय टाइम पीरियड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना ही करना। अब मैंने बताया था कि एसएचएम की इनफाइनाइट इक्वेशंस होती हैं, तो अगर एग्जाम में 4-5 इक्वेशन देके पूछ ले कि कौन सा एसएचएम है तो कैसे पहचानोगे, ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई एसएचएम वाली इक्वेशन। तो सबसे पहली पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऑल सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शंस आर एसएचएम। तो जो भी सिंगल साइन के कोसाइन के फंक्शंस होते हैं सारे एसएचएम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सिंगल साइन है, बिल्कुल है एसएचएम। ए कोस ओमेगा टी एसएचएम है, माइनस ए साइन ओमेगा टी बिल्कुल एसएचएम है। नेक्स्ट पॉइंट, इन कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोस फंक्शंस, इफ फंक्शंस हैव सेम ओमेगा देन इट इज एसएचएम, पावर मस्ट बी सेम। फॉर एग्जांपल देखो, ये इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, यहाँ पे साइन भी है कोस भी है, ठीक है। दोनों का सेम ओमेगा है, बिल्कुल है। दोनों की पावर सेम है 1 और 1, ये क्या है हमारा
हमारा SHM। नेक्स्ट वाले में देखो A sin ओमेगा टी प्लस B 2 cos ओमेगा टी, क्या इन दोनों का ओमेगा सेम है? बिल्कुल नहीं है, तो ये डिफरेंट ओमेगा है, इसको हम SHM नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दो कंडीशन है, सेम ओमेगा और पावर सेम होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू SHM इक्वेशन देन इट स्टिल मींस SHM। अगर एक कोई कांस्टेंट हम SHM की इक्वेशन में ऐड कर दे तो स्टिल ये एक SHM ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ऑल इवन पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन आर SHM एंड ऑल ऑड पावर एक्सेप्ट वन आर नॉट SHM। जितनी भी साइन और कोसाइन की इवन पावर है सब SHM होगी, अगर ऑड पावर आ जाती है तो वो SHM नहीं होगी एक्सेप्ट वन तो ऑब्वियसली SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखो SHM होगी क्योंकि इवन पावर है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देखना। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब बोल रहा है कि कौन सा इनमें से SHM है, क्योंकि चैप्टर पूरा SHM के ऊपर बेस्ड है और SHM इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी एंड ऑसिलेटरी इज अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक। तो इनडायरेक्टली पीरियोडिक और SHM एक बात बोल रहे हैं हमें चैप्टर में। फर्स्ट वाले देखो साइन कोसाइन फंक्शन है ही नहीं, बिल्कुल SHM नहीं है। सेकंड वाला साइन कोसाइन नहीं है। थर्ड वाले में साइन है, कोस है और ओमेगा भी सेम है, ये SHM बिल्कुल होगा। देखो इसमें साइन और कोसाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना पहले। फर्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी, क्या ये SHM होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसमें ओड पावर आ रही है, ओड पावर वाले साइन एंड कोसाइन बिल्कुल SHM नहीं होते हैं। नेक्स्ट वाले बी में देखो साइन एंड कोस तो है ही नहीं, ये भी SHM नहीं होगा। थर्ड वाले में देखो कोस ओमेगा टी, कोस 3 ओमेगा टी, कोस 5 ओमेगा टी, इसमें दिख रहा है आपको ओमेगा हमारे क्या है, सारे के सारे डिफरेंट है, ये SHM नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा, क्या ओमेगा सेम है दोनों का? बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या जाएगा? प्रीवियस ईयर है सारे के सारे। जो द फॉलोइंग इज पीरियोडिक मोशन या फिर पीरियोडिक फंक्शन। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, ये SHM बिल्कुल है क्योंकि ओमेगा सेम है। नेक्स्ट वाला क्यूब आ गया, ओड पावर आ गई, तो ये बिल्कुल भी SHM नहीं है। उससे नेक्स्ट वाले में देखो SHM है, ध्यान से देखना, बिल्कुल है क्योंकि 3π/4 क्या है, कांस्टेंट, और मैंने बताया था कांस्टेंट ऐड करने पे SHM चेंज नहीं होती इक्वेशन, SHM है। डी वाले में देखो I इक्वल टू 1 ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी का स्क्वायर, SHM नहीं है क्योंकि साइन और कोसाइन नहीं है। बात है एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो एम्पलीट्यूड मैंने अभी बताया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड जो होता है, जो भी साइन के आगे लगा होता है वो एम्पलीट्यूड होता है उस पर्टिकुलर इक्वेशन का। अगर ये इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, तो ये b क्या है, कांस्टेंट, तो इसमें बोला कि एम्पलीट्यूड बता दो, एम्पलीट्यूड स्टिल a रहेगा। समझ जाना कि एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंज इफ कांस्टेंट इज एडेड, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होती अगर हम उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ये PYQ है 2019 का। क्या क्वेश्चन था, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी के रखा था और बोला था एम्पलीट्यूड निकालो। तो इसमें देखो दो एम्पलीट्यूड है, ये साइन के आगे वाली ए एम्पलीट्यूड है और कोस के आगे वाली बी एम्पलीट्यूड है। बट यहाँ पे ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट है, कोस एंड साइन। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, अंडर रूट और दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। यहाँ पे दोनों के दोनों साइन के फंक्शंस हैं, कोस नहीं है। यहाँ पे सीधा इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी दोनों एम्पलीट्यूड को। अगर आगे कल को कोस और कोस भी आ जाए साइन की जगह, तब भी हमें उन दोनों को बस ऐड करना है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। अगर तुमने इसको अच्छे से समझ लिया, तुम्हें कभी भी टाइम पीरियड रखने की नीड नहीं पड़ेगी। समझना है, मीन पोजीशन है, मीन से पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाता है तो उसका टाइम पीरियड होता है T/4। अगर इस मीन से इस एक्सट्रीम पे जाएगा वो भी T/4। अगर पार्टिकल एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है तो इसका टाइम पीरियड होता है T/2। याद रखना, मीन टू एक्सट्रीम T/4, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम T/2। अगर पार्टिकल मीन पे था और वापस पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके वापस मीन पे आ गया, उसने क्या करा, एक ऑसिलेशन, एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया, उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, T। अगर एक एक्सट्रीम से पार्टिकल जाके सेम एक्सट्रीम पे लोड कराता है वो टाइम पीरियड T, क्योंकि तुम खुद देखो उसने, उस पार्टिकल ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ओमेगा। और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/में ओमेगा क्या होता है, जो भी ये T के सामने लगा होता है उसको हम ओमेगा बोलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पहले खुद सोल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन ए कोस टी। अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। और इसमें ओमेगा क्या है, जो भी T के सामने लगा होता है उसको ओमेगा बोलते हैं। 2π/में 2 से 2 कैंसिल हो तो आंसर क्या आ गया, पाई। में देखो π/में पाई, क्योंकि ओमेगा 2π है, आंसर क्या आ गया 1। में देखो π/में पाई से पाई गए, 2 जो होता है ये ऊपर जाएगा, आंसर आ गया 4। में देखो थोड़ा लगे, ए साइन स्क्वायर पाई टी। इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, जो नॉर्मल टाइम पीरियड तुम निकालोगे 2π/पाई, तो उसका हाफ कर देना है तुम्हें। तो क्या आंसर आएगा इसका, 1 सेकेंड। स्क्वायर करने से टाइम पीरियड क्या है, हाफ हो जाता है। तो क्या हो जाता है टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड निकालोगे उसका हाफ, तो 2π/ओमेगा का हाफ। जैसे अगर मैं क्यूब कर दूं, ए साइन क्यूब पाई टी, तो सेम रहेगा। ये तो SHM है ही नहीं, तो यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर आया, क्यूब करने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, सेम रहता है।
आता है फेज। फेज क्या होता है? इज एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके ब्रैकेट में जो भी कुछ होता है वो हम क्या बोलते हैं? उसको हम फेज बोलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें तुम्हें फेज पूछा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो फेज होता है, इसका ओमेगा टी। इसमें देखो, इसमें भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट में जो भी होगा वो फेज होगा, वो होगा ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। आता है फेज डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तुम्हें इसमें क्या होगा? 2 इक्वेशन देंगे और बोलेंगे फेज डिफरेंस निकालो। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए 3 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। उस दोनों इक्वेशन का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, उनका सेम साइन होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उनके पास ओमेगा टी का साइन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो, अब ये इक्वेशन देखो, तो तुम्हें दिख रहा है दोनों साइन साइन है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ओमेगा टी का भी साइन सेम है। इसका फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? तो इसका फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता, ये x1 है, ये x2 है, x2 माइनस x1, मतलब x2 का फेज माइनस x1 का फेज। फेज क्या होता है? अभी पढ़ा था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ब्रैकेट में होता है उसको हम फेज बोलते हैं। x2 का फेज होता है ओमेगा टी प्लस 30, उसको माइनस कर देना है ओमेगा टी से, ये इससे माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया? फेज डिफरेंस। सिमिलर देखो, अब इसमें भी 2 इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी प्लस 30। बट अब इसमें दिक्कत क्या है? इधर ऊपर में साइन है, नीचे में कोस है। आपको फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम करोगे, तो या तो साइन को कोस में बदल लो या कोस को साइन कन्वर्ट करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 90 डिग्री ऐड करना है। हम देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो अब इसमें अगर मैं 90 डिग्री ऐड करती हूँ तो ये क्या बन जाता है? ए कोस ओमेगा टी 30 90 बन गया ये 120। फेज निकालना है तो कैसे करते हैं? x2 माइनस x1, उसका फेज है सेकंड वाले का, उसको फर्स्ट वाले के फेज से माइनस करेंगे, ओमेगा टी माइनस हो गया, आंसर क्या आ गया? 120। क्वेश्चन में भी वही सेम प्रॉब्लम की, इसका जो साइन है वो माइनस है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। माइनस साइन को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसको 180 डिग्री ऐड करके इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो 30 को 80 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 210। अब निकालने के लिए अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 कर देंगे। x2 कितना होता है हमारा? जो हमारा है ओमेगा टी प्लस 200 माइनस करेंगे ओमेगा टी से, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हमारा फेज डिफरेंस जो है वो कितना आया? 210। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास x1 की इक्वेशन ये है, x2 की इक्वेशन ये है, हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ x1 एंड x2। कैसे करेंगे? सबसे पहले x1 की एम्पलीट्यूड निकालो, x2 की एम्पलीट्यूड निकालो और फिर उन दोनों का रेशियो निकाल दो। ये निकालते हैं। a1 कैसे निकलेगी? अब a1 में देखो एक साइन है, एक कोस है। अभी बताइए मैंने तुम्हें कैसे निकालते हैं उसको? स्क्वायर रूट करके निकालते हैं। आंसर आया a√2। सोल्व कर लेना खुद से। एम्पलीट्यूड सेकंड वाले का देखो, दोनों क्या है? साइन और कोस अलग अलग है, वहीं स्क्वायर और रूट करेंगे। और इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ तो 2a/√3 आंसर आता है। दोनों का रेशियो निकालना है तो दोनों को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आएगा? √3, क्योंकि ये दोनों वो ऊपर जाएगा में 2। आंसर क्या आ गया? इसको सोल्व करो तो आंसर क्या आया? √3/2 कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक ये इक्वेशन है y1, एक इक्वेशन ये है और हमें बोला है कि फेज डिफरेंस निकालो इसका वेलोसिटी का। थोड़ा अलग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। एक बार हम किसका फेज डिफरेंस निकाल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट का। पर हम किसका फेज डिफरेंस निकालेंगे? वेलोसिटी का। इंपॉर्टेंट है, क्या करना है? वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करना है? इस डिस्प्लेसमेंट को से पहले डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी की फॉर्म में चेंज करना होगा। अभी मैंने डिफ्रेंशिएशन पीछे सिखाया था, उसको अच्छे से एक बार और देख कर आओ। कैसे निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ y1? इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। रो1 क्या है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। साइन किस में चेंज होता है? कोस में चेंज होता है। उसके बाद ओमेगा है, ओमेगा टी है, वो तो इतना ही रहता है तो पूरा आएगा। और तुम्हें पता है ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें ओमेगा क्या है? 100/t, वो मल्टीप्लाई होगा। और देखो अगर इसको मैं सोल्व करती हूँ, 100/t को अगर मैं आगे लेकर आती हूँ 0.1 के साथ, क्या निकलता है? 10 पाई कोस 100/t प्लस /t। अगर मैं अब सेकंड वाली वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन होता है, तो πt और एक पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आंसर आया? -0.1 पाई साइन टी। तुम्हें दिख रहा है कि ये कोस है, ये क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोस को पहले साइन में कन्वर्ट करते 90 से ऐड करके। मैं अगर मैं 90 को ऐड कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, ये माइनस में, इसको प्लस साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करूँगी मैं? 80 ऐड करूँगी। मेरे पास फाइनली क्या आया? by1 मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया साइन 100/t प्लस π/3 और 90 को अगर रेडियन की फॉर्म में लिखूं तो π/2। कन्वर्ट करना आता, मैंने एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे बनाई है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हो। तो अगर इसको लिखूं मैं तो कितना आया? ये माइनस तो गया, 0.1 साइन π/t प्लस
इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसको माइनस कर देना होता है। इस वाले को y2 को माइनस करना है vy1 से। एक बार माइनस करके देखो, इसको आंसर आएगा 99 माइनस π/6, ये आंसर है। खुद से ट्राई करके देखना, इजी है, इतना टफ नहीं है। इस क्वेश्चन फेज डिफरेंस निकालना है y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। अब देखो इन्होंने बोला है y1 विद रिस्पेक्ट टू y2 से निकालना है मुझे इसका फेज डिफरेंस। देखो माइनस करो, y1 ओमेगा टी है, उसको माइनस करना है ओमेगा टी प्लस, इस बार क्या होगा, बड़े वाला टर्म नेगेटिव हो गया, देखो माइनस होगा, तो फेज डिफरेंस कितना आया, -30। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, y2 विद रिस्पेक्ट टू y1 बोला है, y1 विद रिस्पेक्ट टू y2 बोला है। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से सोल्व करो। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम आगे का पढ़ेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे उसमें ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम पार्ट 2 में देखते हैं।